स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इतिहास के वीडियो सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की शुरुआत कर दी थी। मतलब जिस समय से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मराठा शासन की शुरुआत होती है उसी समय से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम मराठा शासन के अंतर्गत ही सूबा शासन पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस सूबा शासन पद्धति के अंतर्गत कितने सूबेदार नियुक्त हुए उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इससे रेगुलरली पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। 1787 से मानते हैं इसकी शुरुआत 1818 ईस्वी तक चलाई है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मराठा शासन के शासकों के बारे में बताया, मतलब जो छत्तीसगढ़ के संबंध में मराठा शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। पहले मराठा शासक हुए थे कौन? बिम्बाजी भोसले। दूसरे शासक के तौर पे हमने देखा था व्यंकोजी भोसले, और व्यंकोजी के समय से, यह कहना चाहिए व्यंकोजी के द्वारा ही यह सूबा शासन पद्धति लाई गई थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। मतलब व्यंकोजी खुद छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं कर रहे थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, मतलब अपनी तरफ से सूबेदारों की नियुक्ति करते थे छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। और इसका पैमाना क्या होता था कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करके व्यंकोजी को प्रदान करेगा या नागपुर शासन को प्रदान करेगा, वह सूबेदार के पद पर नियुक्त हो जाता था। और इस प्रकार सूबेदार पद्धति लाई गई व्यंकोजी के द्वारा। ये बातें हमने देखी थी। तो कौन कौन से सूबेदार हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कुल 8, या कहना चाहिए कुछ एक समय में एक से अधिक, एक ही साल के अंतर्गत एक से अधिक सूबेदारों ने भी शासन किया है। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं सभी के नाम और उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मराठों की, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मराठों की उपनिवेशवादी नीति का अंग था ये सूबा शासन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मराठों के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। मतलब ये सूबेदार मराठा की तरफ से ही शासन करते थे छत्तीसगढ़ में। मतलब ये सूबेदार जो नियुक्त होते थे मराठा के अधीन थे। ठीक है, तो इस कारण यह कहा गया है कि ये जो सूबा शासन था छत्तीसगढ़ में वो मराठों की उपनिवेशवादी नीति का अंग था। ठीक है, उपनिवेशवादी नीति का अंग था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूबेदार कौन कौन से नियुक्त हुए। अब ये सूबेदार जैसे कि मैंने कहा ठेकेदारी प्रथा के अनुसार नियुक्त किए जाते थे, है ना, मराठों द्वारा। मतलब जो नागपुर के भोसले थे उनके द्वारा, व्यंकोजी। ठीक, मतलब जो ज़्यादा जाके देगा भैया पैसा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से, वो सूबेदार नियुक्त। ठीक है, तो एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदार में क्या होता है, हम किसी चीज़ को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया ये काम हमको चाहिए, आप करके दीजिए। तो यहीं पर क्या होते थे, मराठा शासक जो थे व्यंकोजी, वो सूबेदारों की नियुक्ति किस प्रकार करते थे कि भैया आप जाइए, हमको इतना पैसा आप वार्षिक दे दीजिएगा और वहाँ पर आप शासन कर लीजिए। इस प्रकार यह पद्धति अपनाई गई जिसे कहा जा रहा है ठेकेदारी प्रथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूबेदारों के बारे में। पहले सूबेदार हुए महिपत राव दिनकर, महत्वपूर्ण है। ठीक, पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर, जिनका समय 1788 से 1790 तक चला, या जिनका शासनकाल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 1788 से 1790 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुरुआत 1787 कह रहे हैं, लेकिन सूबेदार नियुक्त होते होते छत्तीसगढ़ में आते आते हो गया समय 1788। हिंदी ग्रंथ अकादमी में यह 1789 भी लिखा हुआ है, 1789 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे 1788 ही लेना है। 1790 तक मतलब 2 साल का समय महिपत राव दिनकर का सूबेदार के रूप में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक, देखिए इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें। इनके शासनकाल के दौरान 1790 ईस्वी में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से अंग्रेज यात्री आए थे, किसके समय, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महिपत राव दिनकर के समय याद रखिएगा, अंग्रेज यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ 1790 में। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये सूबेदार के रूप में नियुक्त होकर आए थे और इनके पहले, मतलब इस समय एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से व्यंकोजी शासन कर रहे थे नागपुर में रहकर। ठीक है, इनको भेजा गया, सूबेदारों को भेजा गया छत्तीसगढ़ में। व्यंकोजी के पहले कौन थे? बिम्बाजी। और बिम्बाजी की पत्नी के बारे में मैंने आपको बताया था, 3 पत्नियां थी, उनमें से एक थी आनंदी बाई। ठीक है, तो बिम्बाजी की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाल लिया किसने? आनंदी बाई ने, और प्रजा भी उनकी बात मानती थी। ठीक, तो अब जब व्यंकोजी की तरफ से महिपत राव दिनकर आएंगे सूबेदार बनके, तो अब आनंदी बाई और महिपत राव के बीच में संघर्ष वाली स्थिति पैदा हो जाएगी।
और दोनों के बीच काफ़ी संघर्ष चलता है। और महिपत राव दिनकर के आने के बावजूद सत्ता की बागडोर आनंदीबाई के हाथ में ही रहती है, मतलब प्रजा जो है अभी भी आनंदीबाई की ही बात सुन रही थी। ठीक है, तो यहीं पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसके समय शासन की शक्ति किसके हाथों में थी? बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई के हाथों में थी। क्लियर है? 3 पत्नी के बारे में बताया था, एक पत्नी सती हो गई, दूसरी पत्नी वन चली गई और तीसरी पत्नी आनंदीबाई। ये बारे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखिएगा उसको। ठीक है, तो बस इतना बात आपको ध्यान रखना है महिपत राव दिनकर के बारे में। पहली बात, सबसे प्रथम सूबेदार, दूसरा यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर, और तीसरी बात, इनके समय शासन की शक्ति आनंदीबाई के हाथ में थी। तो संघर्ष वाली स्थिति थी आनंदीबाई और दिनकर के मध्य में। क्लियर है? आगे बढ़े, दूसरे सूबेदार देखिए, विट्ठल राव दिनकर 1790 में खत्म हुआ सूबेदार के रूप में इनका जो कार्यकाल है। दूसरे सूबेदार नियुक्त किए जाएंगे विट्ठल राव दिनकर 1790 से 1796, 6 साल इनका शासन रहा सूबेदार के रूप में। देखिए इनके संबंध में बातें देखिए, ये भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, मतलब एक तरीके से देखिए पूरा टॉपिक महत्वपूर्ण है ना। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को स्थापित किया। क्या किया? परगना पद्धति को स्थापित किया। विट्ठल राव दिनकर ने बहुत ही बार प्रश्न पूछ चुका है CGPSC और CG व्यापम एग्जाम में। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बिंबाजी भोसले को क्या कहा जाता है? परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाता है। लेकिन परगना पद्धति को इंप्लीमेंट करने वाला कौन था? परगना पद्धति को स्थापित करने वाला कौन था? एक्चुअली में परगना पद्धति को लेके आ गया और इंप्लीमेंट कर दिया, वो था विट्ठल राव दिनकर। सूत्रधार थे कौन? बिंबाजी। लागू किसने किया? विट्ठल राव। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को स्थापित किया, छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया। परगना एक प्रशासनिक इकाई होती थी। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं संभाग, फिर जिले, फिर तहसील। इस प्रकार जब हम प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं तो उस समय प्रशासनिक इकाई क्या थी? परगना। पूरे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को 27 परगनों में बांट दिया विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति के अंतर्गत। इसके पहले कौन सी व्यवस्था चल रही थी? गढ़ व्यवस्था चल रही थी प्रशासनिक इकाई के तौर पे, गढ़ व्यवस्था। ठीक है, जिसको बदल कर ही ये परगना पद्धति को लाया। अब देखिए परगना पद्धति के संबंध में कुछ बातें, कुछ तथ्य। ये जो परगना पद्धति है 1790 से 1818 ईस्वी तक चला। मतलब देखिए 1790 का टाइम है विट्ठल राव दिनकर का, तो विट्ठल राव दिनकर के समय से लेकर तब तक चला जब तक कि सूबा शासन था पूरा। ठीक है, 1818 तक सूबा शासन था, तब तक पूरा ये परगना पद्धति चला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसी परगना पद्धति के बारे में लिखा हुआ है, पुरानी प्रशासनिक इकाई गढ़ को समाप्त कर दीवानों और दाऊ के स्थान पर कमाविसदार, फड़नवीस और बड़कर आदि नवीन अधिकारियों को पदस्थ किया गया। मतलब नए अधिकारी के रूप में नए पद का सृजन किया गया। चूंकि ये मराठा थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो महाराष्ट्र में जो एक तरीके से अधिकारी पद हुआ करता था उसको छत्तीसगढ़ में लेके आ गए। जैसे कमाविसदार, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख, उसके बाद फड़नवीस, बड़कर, ये सारा हम आगे देखेंगे जब प्रशासनिक इकाई के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, और छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत क्या चल रहा था? दीवान चल रहे थे, दाऊ चल रहे थे, गोटिया चल रहे थे। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि दीवान और दाऊ के को तो हटा दिया गया, इनके पद को हटा दिया गया, लेकिन गोटिया अभी भी विद्यमान था गांवों में। जो गांव का प्रमुख होता है गोटिया, वो अभी भी परगना पद्धति के आने के बावजूद विद्यमान रहा। ठीक है, उसको नहीं हटाया गया। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, यूरोपीय यात्री J.T. ब्लंट। इसके समय में कौन यूरोपीय यात्री आया? J.T. ब्लंट। अब इस ब्लंट के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यही वो ब्लंट है जो बस्तर में प्रवेश करना चाह रहा था लेकिन इसको प्रवेश नहीं मिला। ठीक है ना? और हमको समय भी याद है 1795, और यही 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष भी हुआ था। ये पूरी बातें हमने देख ली है। क्लियर हुआ क्या? तो सारे आपके जो यूरोपीय यात्री है ना, ठीक, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, कौन किसके समय आया था, कब आया था, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, तो ये हो गया सारी बातें विट्ठल राव दिनकर के बारे में। तीसरा सूबेदार भवानी कालू, 1796 1797, एक ही साल का समय था। मतलब सबसे कम समय तक, ऑफिशियली सबसे कम समय तक सूबेदार के पद पर रहने वाला भवानी कालू था। अब क्यों हटा देखो इतने कम समय में?
व्यंको जी ने खुद के सहूलियत के हिसाब से कि मुझे छत्तीसगढ़ ना जाना पड़े, इस वजह से सूबेदार नियुक्त किया कि भैया जाइए आप मेरी तरफ से छत्तीसगढ़ में शासन कीजिए। ये सूबेदार खुद बड़ा वाला आलसी निकला। क्या किया इसने? ये भवानी कालू ने किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप छत्तीसगढ़ जाइए मेरे बदले। कौन बोल रहा है? भवानी कालू। मतलब इधर व्यंको जी बोल रहे अपने बदले सूबेदार को भेजने की बात, और उल्टा क्या कर दिया, सूबेदार ने ही किसी और आदमी को भेज दिया छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए, सूबा शासन संभालने के लिए, और वो था ये भवानी कालू। तो ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है, हटा दिया गया इसी बात को लेकर, ठीक है ना। तो एक साल का तकरीबन समय 1796 से 1797 तक का माना जाता है, और सबसे कम समय ऑफिशियली भवानी कालू का है। हालांकि इसके आगे आने वाले कुछ सूबेदार के रूप में हम देखते हैं, कुछ ने 3 महीने तक शासन किया, कुछ 8 महीने तक शासन किया, ठीक है, ऐसा भी हम देखते हैं, लेकिन वो एक तरीके से ऑफिशियली पद पर नहीं थे। आपको सबसे कम समय तक शासन करने वाले सूबेदार के रूप में भवानी कालू को याद में रखना है। आगे देखिए चौथे सूबेदार केशव गोविंद। अगले ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। केशव गोविंद 1797 से 1808, ठीक। और इस तरीके से देखिए कुल 8-3-11 साल का समय इनके द्वारा शासन किया गया सूबेदार के रूप में। तो सबसे अधिक समय तक सूबेदार के पद पर रहे कौन? केशव गोविंद। ये चीज़ ध्यान रखिए। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार ऑर्डर को लेके, मतलब उनके समय काल को लेके भी प्रश्न आए हैं कि सबसे पहले कौन थे, मतलब एक ऑर्डर में जमाने के लिए बोलता है, पहले से लेकर बाद तक के, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है जो लाइन से मैंने बताया है, किसी को भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे पहले आएंगे कौन? महिपत राव, फिर विट्ठल राव, फिर भवानी कालू, इस तरीके से ऑर्डर वाइज भी याद रखना है। चलिए देखिए केशव गोविंद के संबंध में बात। कुल देखिएगा यहाँ पर 11 साल का समय शासन किया, सबसे अधिक समय शासन करने वाले सूबेदार केशव गोविंद। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ इस समय, ध्यान रखिएगा। सारे यूरोपीय यात्री इसके समय, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक, ठीक। आगे देखिए, इसने संबलपुर को जीतकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। महत्वपूर्ण तथ्य है ये, किस सूबेदार ने संबलपुर को जीता और मराठा साम्राज्य में मिला लिया? तो ध्यान रखिएगा केशव गोविंद ने, ठीक है ना, केशव गोविंद। अगला देखिए, इसके शासन काल के दौरान आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है छत्तीसगढ़ और भारत के इतिहास को मिक्स करते हुए कि केशव गोविंद या किस सूबेदार के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। तो ध्यान रखेंगे केशव गोविंद के समय या उसके शासनकाल के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था भारत में, ठीक है। इसके शासन काल के समय एक और चुनौती का सामना करना पड़ा केशव गोविंद को, और वो ये था कि आसपास में पिंडारियों की गतिविधि बढ़ गई थी। छत्तीसगढ़ के आसपास के या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पिंडारियों की गतिविधि की शुरुआत हुई थी, कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक और समस्या थी कि उस समय सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य सीमा विवाद चल रहा था, मतलब इनके शासकों के मध्य युद्ध वाली स्थिति थी, तो उसको भी हैंडल करना था। चूंकि सरगुजा छत्तीसगढ़ का भाग था और छोटा नागपुर बोले तो वर्तमान का झारखंड वाला भाग, तो इन दोनों के बीच में उस समय एक तरीके से समस्या चल रही थी, इनके शासकों के मध्य समस्या चल रही थी। तो वो भी एक तरीके से हेडेक था, किसके लिए? सूबेदारों के लिए, कि इसको भी मैनेज करना था। तो इतनी सारी बातें किसके संबंध में याद रखनी? केशव गोविंद के संबंध में याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए पांचवें सूबेदार। अब ये जो 5 के अंतर्गत मैंने 2 सूबेदारों के नाम लिखे, वो एक ही वर्ष के अंतर्गत नियुक्त हुए और हटा भी दी गए, इस कारण इनको एक साथ लिख दिया गया है। तो याद कीजिए, 5वें के रूप में पहले आपको याद रखना यही मुख्य है, विकोजी पिंडरी, ठीक, नियुक्त हुए, कुछ समय के बाद हटा दिया गया। और फिर इसी साल दूसरे दीरो कुल्ललकर, ठीक है, दीरो कुल्ललकर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक ही साल में ये दोनों आ गए, ये महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा, विकोजी पिंडरी। कई कई जगह पर इनका नाम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक सोर्स में मिला है, तो आपको नोट कर लेना है, ठीक। इनके संबंध में कोई विशेष बात ध्यान ही नहीं रखनी है, जैसे ही आए चले गए तुरंत। देखिए
बीकाजी गोपाल, ये महत्वपूर्ण होंगे। 1809 से देखिए 1808 से 1809 इनका होने वाला है, बीच में एक साल है ना, 1808 से 1809 इन दोनों का होगा कार्यकाल, बहुत ही छोटा सा। उसके बाद 1809 से शुरुआत हो जाएगी बीकाजी गोपाल की। 1809 से 1817 तक शासन हुआ। तो दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक सूबेदार के पद पे कौन रहे? बीकाजी गोपाल। देखा गया कितने साल? तकरीबन 8 साल का समय। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। पिंडारियों की छत्तीसगढ़ में गतिविधि अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आरंभ हुआ था केशव गोविंद के समय। पूछ लिया अगर पिंडारियों की गतिविधि किस सूबेदार के समय आरंभ हुई तो केशव गोविंद आएगा। अगर प्रश्न पूछ लिया कि पिंडारियों की गतिविधि चरम सीमा किस सूबेदार के समय थी तो आ जाएगा बीकाजी गोपाल। ठीक है, दोनों में अंतर है। और इनके समय फिर से वही राजनीतिक अस्थिरता वाला माहौल था, मतलब ये जो मैटर चल रहा था सरगुजा और नागपुर वाला वो तो चल ही रहा था। पिंडारियों की गतिविधि एक्स्ट्रा इसको मिल गई, तो इस तरीके से इसका जो शासन काल था ना सूबेदार के रूप में वो काफ़ी अस्थिरता भरा था। ठीक है, तो इस कारण लिखा है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था इस समय पूरा। क्लियर। और एक और तरीके से ध्यान रखिएगा ये क्यों और अस्थिरता वाला माहौल कहा जा रहा है। देखिए नागपुर में जो थे सबसे पहले व्यंको जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर वहाँ पर जो मुख्य राजा थे नागपुर में, नागपुर की गद्दी पे कौन? रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। रघु जी के पुत्र के रूप में हमने देखा था किसको? परसो जी को। परसो जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से लगातार 3 शासकों की मृत्यु हो गई जो नागपुर में बैठे हुए थे। तो कमांड करने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं बचा। तो इस वजह से भी कह रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। किसके समय? बीकाजी गोपाल के समय। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और साथ ही साथ फिर कौन नियुक्त हो गए? अप्पा साहब, जो काफ़ी लालची प्रवृत्ति का आदमी था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा, भारत का नहीं कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का वायसराय नियुक्त कर दिया गया अप्पा साहब को, क्योंकि सहायक संधि में भाग ले लिया था अप्पा साहब ने अंग्रेजों के साथ डील करके। ठीक है, तो बस वहीं से वो सारी बातें शुरू हो रही है अप्पा साहब वाली। ठीक, वो पूरा मैंने बताया था कौन कौन मुख्य शासक थे मराठा के अंतर्गत। ठीक है ना, तो अप्पा साहब के बारे में भी हमने देख लिया। 7वें सूबेदार सखाराम हरी। अब देखिए फिर से वही बात है कि एक ही साल के अंतर्गत फिर से 2 सूबेदार होंगे और उनको उसी साल हटा दिया जाएगा। सखाराम हरी, सीताराम टाटिया, ये एक ही साल के अंतर्गत दोनों के दोनों हटा दिए गए। देखिए इस समय शासन आ गया था किसका? अप्पा साहब। छत्तीसगढ़ की स्थिति नियंत्रण में थी उनके हाथ में। तो लालची प्रवृत्ति के आदमी, उनके द्वारा सूबेदार को क्या कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, ला के दो। जो ज़्यादा पैसा ला के नहीं देता था सूबेदार के रूप में, उनको तुरंत हटाते गए। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही कम समय में 3 आपको सूबेदार नियुक्त होते दिखाई देंगे अप्पा साहब के समय। एक है सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और तीसरा यादवराव दिवाकर। ये तीनों के तीनों अप्पा साहब के द्वारा नियुक्त हुए थे और बहुत ही कम समय में हटाते चले गए क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो ये स्थिति थी और एक तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। सखाराम हरी के संबंध में एक बात आपको ध्यान रखना है कि ना सखाराम हरी से लोग इतने परेशान हो गए रतनपुर के। देखिए राजधानी, एक और चीज़ नोट करिएगा, ये जो सूबा शासन की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? रतनपुर में। ये नोट करना है आपको। सूबा शासन की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। मतलब जो भी सूबेदार नियुक्त होते थे वो रतनपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाते थे या रतनपुर में रहकर शासन करते थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रायपुर नहीं मारना है, रतनपुर होगा आंसर। हालांकि जितने भी अंग्रेज यात्री आए उन्होंने रतनपुर और रायपुर दोनों का वर्णन किया, उसमें रायपुर को ही सबसे अच्छा कहा सभी यात्रियों ने कि रायपुर बड़ा नगर है रतनपुर के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन अभी भी राजधानी कौन है? रतनपुर। तो देखिए ये इन सूबेदारों से, इनके अत्याचारों से, शोषण से लोग इतने परेशान हुए कि एक रतनपुर निवासी ने सखाराम हरी की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीताराम टाटिया के संबंध में कोई बात ध्यान में नहीं रखनी है। चलिए अंतिम सूबेदार के रूप में ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़, जैसे कि मैंने कहा था डाउट आ सकता है आपको, इनका शासनकाल एक ही साल के अंतर्गत हटा दिए गए। कुछ महीने ही शासन कर पाए, लेकिन एक तरीके से ऑफिशियल पद पे आ ही नहीं पाए थे, मतलब उसके पहले ही हटा दिया गया इनको। लेकिन ऑफिशियली जो नियुक्त हुए थे ना, भवानी कालू,
तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि सबसे कम समय तक शासन करने वाले सूबेदार के रूप में आपको भवानी कालू को याद रखना है। बात समझ में आई? यादवराव दिवाकर, देखिए 1817 से 1818, ठीक है। तो इनके संबंध में एक ही बात याद रखना है कि ये जो आखिरी सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, मतलब सूबा शासन होने वाला है समाप्त, जिसके अंतर्गत अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर 1817 से 1818 ईस्वी। इनके संबंध में वही जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, 31 मई को एक घोषणा हुई ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, उसे जेनकिन की घोषणा कहते हैं छत्तीसगढ़ के संबंध में, जेनकिन की घोषणा। उसके बाद जून 1818 से, देखिए मई के बाद क्या आ जाएगा जून, तो 31 मई को घोषणा हुई और जून को ही 1818 को ही छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। मतलब जो भी मराठा यहाँ पर साम्राज्य स्थापित था वो चला गया। अब चूंकि मराठा साम्राज्य स्थापित था वो चला गया, तो सूबा शासन भी अपने आप चला जाएगा, है कि नहीं? तो यही लिखा है, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ चला गया और सूबा शासन या मराठा शासन स्वयं समाप्त हो गया। और फिर आगे हम क्लास में देखेंगे 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में रहा और कौन कौन से ऑफिसर नियुक्त हुए उसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। ये सारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में। निश्चित रूप से प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं अधिक संख्या में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे ब्रिटिश शासन को लेकर। धन्यवाद।